उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरकर जसवंत सिंह ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वहीं बीजेपी जसवंत सिंह के खिलाफ अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। जसवंत सिंह ने अगर नामांकन वापसी के आखिरी दिन तक अपना नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है। बाड़मेर से टिकट कटने के बाद बागी बने जसवंत सिंह अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। सोमवार को बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करने के बाद जसवंत ने बिना देर किए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर सीधा हमला बोला। जसवंत सिंह ने वसुंधरा राजे और राजनाथ पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। मुझे खेद होता है, दुख भी होता है कि इन्हीं दो लोगों ने मेरे साथ इस किस्म की गद्दारी करी, इस किस्म से मुझे धोखा दिया। फिर ये धोखा केवल जसवंत सिंह को नहीं दिया, ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को दिया है। खुली बगावत के बावजूद बीजेपी जसवंत सिंह के खिलाफ अभी भी खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। हालांकि पार्टी जसवंत सिंह को एडजस्ट करने के बयान पर सफाई देती हुई जरूर दिख रही है। जसवंत सिंह जी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं। उनका योगदान भाजपा में अप्रतिम है। एनडीए सरकार के शासनकाल में भी उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में बड़ा भारी योगदान दिया और निश्चित रूप से उनको एडजस्ट करने का विषय नहीं है। सड़क पर आई बीजेपी की अंदरूनी कलह ने विरोधी दलों को भी हमले का मौका दे दिया है। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट टेकओवर है और जो सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है भाजपा के अंदर। कार्यकर्ता, बड़े नेता, इनकी कोई सुनने पूछने वाला है नहीं। वहां तो बस एक व्यक्ति की चल रही है। जसवंत सिंह की खुली बगावत के बाद बिहार में लालमुनि चौबे भी बागी बनने का ऐलान कर चुके हैं। बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनि चौबे ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय ही ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा। दरअसल पार्टी ने लालमुनि चौबे की जगह अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट दिया है। वहीं देवरिया में कलराज मिश्रा के हाथों अपना टिकट गंवाने से आहत सूर्य प्रताप शाही आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ साजिश की गई है। अनदेखा जब होता है तभी जाकर के ऐसी जनाक्रोश पैदा होता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले हरीन पाठक का टिकट भी इस बार कट गया है। हरीन पाठक ने अभी तक बागी बनने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन आखिरी फैसला अपने समर्थकों पर छोड़कर सभी संभावनाओं को जिंदा रखा है। 3 दिन में अब कोई पार्टी छोड़ने का या निर्दलीय लड़ने का मन बना है? मुझे लगता है मेरा कार्यकर्ता ऐसा मुझे नहीं कहेगा, मगर उनकी जो भावनाएं होगी वो मैं पार्टी बताऊंगा और उसका अगर वो निराकरण करते हैं तो मुझे लगता है कार्यकर्ता कोई ऐसी बात नहीं करेगा, मगर जो भी कार्यकर्ता कहेगा मैं करूंगा। गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री कांजी पटेल भी वलसाड से टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका दावा खारिज हो गया और अब कांजी पटेल अपनी पार्टी पर ही टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ये जग जाहिर हो चुका है, सत्ता के दलालों ने टिकट खरीदा और उनके पास जो चाहेंगे वो करवाएंगे अगर जीतेगा, लेकिन जीत नहीं सकेगा। बीजेपी में इन दिनों दूसरी पार्टियों के कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरों का स्वागत करने वाली बीजेपी अपने ही घर में उठ रही बगावत की चिंगारी से भी जूझ रही है। जसवंत सिंह अपना कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के बाद, जिसे संदेश ये जाए कि पार्टी ने उन्हें भरपूर वक्त दिया मगर वही बागी हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अमितेश सिंह, न्यू जनरेशन, दिल्ली। तो सवाल ये उठ रहा है राजनीतिक दलों के बीच कि क्या ये बगावत कहीं पार्टी के लिए मुश्किल तो खड़ा नहीं कर देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय अगर किसी के सामने खड़ा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। उसके मिशन 272 प्लस का क्या होगा जब उसके बड़े नेता एक सुर से कहीं ना कहीं बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। जो नाराजगी पार्टी के भीतर आ रही है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है और सवाल यह भी उठ रहा है क्या बुजुर्गों को साइडलाइन करने की कोशिश में युवा नेता तो नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ नदीम जावेद साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ राघव चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार मेरे साथ अमृतसर से जुड़ेंगे। राघव चड्ढा साहब, आपके पार्टी के नेता नहीं चाहते कि मिशन 272 प्लस पूरा हो और यही सब चल रहा है आपकी पार्टी में। संबित पात्रा साहब।
आज आपने मेरे से पूछा, मैं माफ कीजिएगा संबित पात्रा साहब। नहीं, आपने सही वैसे सवाल राघव चड्ढा जी से पूछ लिया था। नहीं, मैंने सही नहीं पूछा, ये आपके पीतर की कहानी में नहीं, मजाक में इसलिए बोल दूं, आपने चूंकि राघव से पूछा। थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे, हम नहीं चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार बने, 2 साल तक एक अंतरिम सरकार बने, ऐसा उनकी चाहत थी। तो मुझे लगा आपने उस बाबत उनसे वो सवाल पूछा। खैर, चूंकि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि देखिए, बहुत एकेडमिकली आज जवाब दूंगा। आप दोनों मेन पार्टियों को देख लीजिए, 2 पार्टियां मुख्यतः चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक पार्टी में ऐसी हालत है कि कोई भी उनके कार्यालय के सामने से गुजर रहा है तो पकड़ के टिकट दे दिया जा रहा है। दूसरी जगह एक वेव को लेकर पूरी जगह डिबेट भी चल रहा है, विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत मात्रा में हर कोई इस पार्टी में चाहता है कि इस विक्ट्री में उसकी भी पार्टिसिपेशन हो। ऐसे में अगर कुछ परसेप्शंस बनते हैं कि कुछ लोग नाराज हैं, तो मैं उसे परसेप्शंस ही कहूंगा। ये परसेप्शन कोई बाहर से नहीं बन रहा है संबित। अगर सुषमा स्वराज सार्वजनिक तौर पर पूछना चाहूंगा, रमेश माफ कीजिएगा संबित जी, यहां परसेप्शन की बात नहीं है। राजनाथ सिंह अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और अगले 10 मिनट के अंदर उनका ट्वीट आता है कि मोदी की सरकार बनेगी। एक तरफ आप अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते दिखाई देते हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, जसवंत सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में तमाम टिकटें बांटी जा रही हैं। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आप इसे कैसे कहेंगे कि सिर्फ असंतुष्ट हैं? यहां तो मोदी राज है, इसके अलावा और क्या है, जरा बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पहला भाग था आपके प्रश्न का कि राजनाथ जी ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा सरकार, और 12-15 मिनट बाद कहा कि मोदी सरकार। तो मुझे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि आप देखिए, भाजपा सरकार हो या मोदी सरकार तो क्या आप संबित जी, क्या आप मानने को तैयार है, क्या भारतीय जनता पार्टी आज मानने को तैयार है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी पर ज्यादा हावी है? आज भारतीय जनता पार्टी विथ अ डिफरेंस नहीं, पार्टी विथ अ आइडियोलॉग नहीं, पार्टी विथ अ पर्सनैलिटी है। नहीं, इसमें यह समझना जरूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो पार्टी है। सामूहिक रूप से हम सब काम कर रहे हैं, मगर चुनाव के दृष्टिकोण से जब हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में मोदी जी को प्रोजेक्ट किया है, स्वाभाविक रूप से 2014 का चुनाव मोदी जी के ऊपर ही लड़ा जा रहा है, उनके नाम पर, उनके ब्रांड पे, उनके दमखम पे, उनके गवर्नेंस पे लड़ा जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार हो चुकी है कि सरकार अगर बनती है, अगर जैसा कि रमेश मेरे सहयोगी कह रहे थे 272 प्लस की मिशन आपकी कामयाब होती है, तो ऐसे में ये बीजेपी की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। क्या आप इसमें इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए अजय जी, आपका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम शब्दों के और टेक्निकल डिटेल्स में फंसते जा रहे हैं। मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, मोदी उसके पीएम होंगे, और मुख्यतः एक टैग लाइन बना है, यहाँ टैग लाइन का विषय है। मंत्रिमंडल में कर दिया गया, क्योंकि आपके यहाँ पीएम आपने डिक्लेयर कर बार बार एक परिवार को, संबित जी, आप भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करके एक परिवार को लगातार टारगेट करते रहे हैं। आज वही व्यक्तिवाद आप अपनी पार्टी में लाकर खड़ा कर चुके हैं। आरएसएस का बार बार यह कहना कि नमो मंत्र का जाप करना ही अपने आप में अंत नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ नमो मंत्र का जाप नहीं कर रही? नहीं। क्या स्पष्ट तौर पर आप ये नहीं मान रहे कि नरेंद्र मोदी के आगे सब कुछ बौने हो चुका है? अजय जी, मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो बहुत अपने तरीके से मैं इस विषय को रखना चाहूंगा। पहला विषय है, मुझे लगता है जब चुनाव का वक्त होता है और पार्टी अपने ब्रांड एम्बेसडर को चुनती है, तो जिस प्रकार से किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वो न्यूज का हो या चाहे किसी भी कमोडिटी का हो, उसमें वो ब्रांड एम्बेसडर झलकता जरूर है और वही मुख्य रूप से आगे बढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के चुनाव में उतरी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी और उनका गवर्नेंस का मॉड्यूल है। तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी को आगे रख के हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हमें लगता है हम इसी मॉड्यूल के आधार पर सरकार बनाएंगे। मैं इस बात को मानता हूं संबित जी कि आरएसएस की तमाम पद्धतियां और निर्देश और भारतीय जनता पार्टी के अब तक के तथाकथित तौर पर आइडियोलॉजी को आगे रखने को भारतीय जनता पार्टी अब किनारे कर चुकी है। कम से कम ये आपकी बातों से स्पष्ट होता दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि अब दरअसल ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई होती दिख रही है, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2014 का चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं न कहीं एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव के रूप में भी उभर रहा है। तो इसमें एक पक्ष ऐसा है जो इतनी कमजोर हो चुकी है, जहां से जो नाम आप ले रहे हैं राहुल गांधी जी का, स्वाभाविक रूप से उनका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। नहीं, संबित भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं इस फोरम के माध्यम से और अजय भाई आपके चैनल के माध्यम से।
नंबर एक ये कि आज सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया कि अब की बार बीजेपी सरकार, फिर आधे घंटे, और जिसमें उन्होंने अपनी फोटो लगाई। क्या ऐसा कारण हो गया कि आधे घंटे के बाद उनको यह लिखना पड़ा कि अब की बार मोदी सरकार, और मोदी जी की फोटो लगाई? तो स्पष्ट है कि मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, अधिनायकवादी व्यक्तित्व, जिसमें वो केवल अपने आप को देखना चाहते हैं और किसी व्यक्ति को, पार्टी को, संस्था को नहीं देखना चाहते, वो स्पष्ट दिखाई देता है इस पूरे आधे घंटे के एपिसोड से। दूसरी बात, अभी संबित महापात्रा जी कह रहे थे कि व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर यह तय होता है कि हमको लीड कौन करेगा। लेकिन मैं निवेदन करूं कि अटल जी जैसा शालीन व्यक्ति और बड़ा नेता, जब वो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे तो उनके साथ हमेशा आडवाणी जी की, और जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, उसकी फोटो लगा करती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब लोगों की फोटो और सबके चेहरे हाशिए पर डालकर केवल एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो गुजरात में, क्योंकि इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, डिबेट इसी विषय पर है। तो गुजरात में जो केशुभाई अच्छी बात है ना, हुआ, जो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ एक आदमी को टारगेट करना है, ये तो आपके लिए मुश्किलों को आसान कर रहे हैं। नहीं, मुश्किल को हमारी बिल्कुल ही आसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप डिबेट इस विषय पर कर रहे हैं और हम लोगों को आपने गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसलिए आपने सवाल पूछा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत जवाब दे पाऊं। तो मूल बात यह है कि जो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है, अधिनायकवादी चरित्र की केवल मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, वही इस पूरे एपिसोड में साफ दिखाई देता है। मैं उत्तर दे सकता हूं? राघव जी आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मेरे को तो जहां तक मेरी पॉलिटिकल नॉलेज का सवाल है, मेरे को तो साफ तौर पे तीन चीजें दिखती हैं कि कैसे एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा बन जाता है। वे अपने वरिष्ठ नेताओं को, जो संस्थापक हैं, जो मेंटोर्स हैं इस पार्टी के, जो उपदेशक हैं इस पार्टी के, नरेंद्र अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको निकाल दिया जाता है, उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद आप इस देश से बड़े बन जाते हैं जब आप इस देश के नेचुरल रिसोर्सेस, इस देश की जमीनें उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव सौंप देते हैं। फिर आप इस भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से बड़े बन जाते हैं जब आप हर हर मोदी के नारे लगाते हैं। तो कैसे एक व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है, वह पार्टी से बड़ा बनता है, फिर देश से बड़ा बनता है और फिर भगवान से बड़ा बन जाता है? तो केजरीवाल जी बहुत मेरे हिसाब से तो ये जो मानसिकता है। अजय जी मैं कुछ उत्तर दे दूं? देखिए, केजरीवाल जी जो आपने केजरीवाल जी पे सवाल उठाया, केजरीवाल जी ने कब ऐसे प्रोजेक्ट करा कि वे इस देश से बड़े हैं या वो इस नहीं, केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या है? संजय, आपके तमाम पार्टी के नेता काफी हैं, संजय सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं जो कि सीधे कहते हैं इस बार अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। आपके यहाँ भी तो व्यक्ति विशेष पॉलिटिक्स है। कतई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ये जरूर, जैसे मैं अपनी पार्टी का वॉलंटियर होते हुए ये जरूर चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, बट कब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कब हमने पोस्टर और बैनर छपवाए कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? और कब हमारी भाषा या हमारे कॉन्डक्ट से आपको ऐसा लगा कि हमारी ऐसी मानसिकता है कि एक व्यक्ति विशेष हमारी विचारधारा और हमारी आइडियोलॉजी से बड़ा है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आम आदमी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, बगावत हर जगह होती जा रही है। रमेश, क्या विचार है आपका यहाँ पर?